वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। गुड मॉर्निंग। तो आज आए सभी लोग, दिन की शुरुआत हो चुकी है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे आज दिन की शुरुआत करने वाले हैं और एक इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। मेरी आवाज़ जा रही है आपको? तो फटाफट पहले कमेंट करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि यस सर आवाज़ आ रही है। ओके ओके। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे ना, मैथ का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपको मैंने मैथ का बहुत सारा लेसन पढ़ा दिया है, अब उसका जरूरत है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को रिवीजन करना। तो बीच बीच में हम इस तरह से लाते रहेंगे, ये सीरीज लल्लन टॉप क्लास होती रहेगी। ओके, मेरी आवाज़ जा रही है? सभी को गुड मॉर्निंग। यस सर। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे मैथ का कुछ प्रॉब्लम्स लाए हैं और उसको पढ़ेंगे। अगर आपको भी मैथ में कुछ डाउट है, सवाल नहीं बन पाता है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे मुझे मैथ का क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी मैं क्लास करवाऊंगा इस टाइप का, तो वो आपका सवाल यहाँ पे लाऊंगा। ओके। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक भी फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहला सवाल आपके मोबाइल की स्क्रीन पर हाजिर है। ओके डियर। चलिए, विराट, पंकज, मन्नू, आपके लिए टाइम मुनासिब है ना? ये 7 बजे जो टाइमिंग है, मुनासिब टाइम है, मतलब ठीक ठाक टाइम है, या तो टाइम कुछ 6 बजे कर दिया जाए? मुझे बताएंगे लास्ट में, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा, या जो बंदे बाद में देख रहे हैं वो भी मुझे कमेंट करें कि ये टाइम 7 बजे वाला टाइम सही है, या सुबह कर दिया जाए 6 बजे। बिकॉज कोचिंग वगैरह खुल गया, बहुत लोग का 7 बजे कोचिंग होता है, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो हमारा सबसे पहले सवाल है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण दिया हुआ है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, ठीक है ना डियर। वेरी गुड। हाँ। चलिए, तो देखो, एक मीनार है, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार है, मतलब भवन है ये पहले मैं भवन बनाता हूँ, ठीक है। ये मान लो भवन हमारा है, ठीक है। एक जमीन है, इसके ऊपर एक लगा हुआ मीनार है ना, क्या लगा हुआ? मीनार लगा हुआ है। तो मीनार लगा हुआ, बोलता है क्या, मीनार के तल और शिखर, यानी कि शिखर तल यहाँ पे बनता है, एक यहाँ से इधर आएगा, एक शिखर इधर से इधर आएगा, ठीक है ना। ये हम सीधा ले लेते हैं इस तरह से, या तो हम सीधा बना लें इस तरह से, नॉर्मली सीधा चाहे तो बना सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा बात क्या है ना, कि हमको डायग्राम फिगर बनाने सही आना चाहिए। 6:30 बजे, तो 6 बजे ही तो सही रहेगा फिर, है ना। चलिए, बनाइए फास्ट में। तो हमारा ये क्या है ना, ये हमारा मान लेते यहाँ तक भवन है, यहाँ तक हमारा ये है, ठीक है ना। तो हम क्या बोलते हैं, 20 मीटर ऊंचे भवन, ये 20 मीटर ऊंचा क्या है? भवन है। और ये हमारा क्या है? मीनार है। तो बोलता है कि 45 और 60 है, तो जितना ज्यादा झुकाव रहेगा उतना कम डिग्री रहेगा। 45 डिग्री मतलब ये हो गया, और ये जितना उठा हुआ है वो 60 डिग्री रहेगा, ठीक है ना। अब हमको निकालना है, तो पहले क्या करेंगे हम, पहले tan 45 लिखेंगे, ठीक है। tan 45 डिग्री, तो tan 45 के लिए कौन सा त्रिभुज होगा? देखो, tan 45 के लिए यहाँ तक जाएगा ये वाला, लंब बट्टा आधार, हम नाम देते हैं ABCD। तो tan 45 में DCB है ना, तो DB बटा यानी कि लंब बटा आधार BC। क्लियर है? आ गया 20√3 - 1। अच्छा, हाँ, टाइम टेबल बना देंगे, डोंट वरी, टाइम टेबल बना देंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है हमको कुछ काम में। डीबी का वैल्यू कितना दिया? 20 दिया हुआ है। बीसी का वैल्यू 20 ही दिया हुआ है, ठीक है, नहीं दिया हमको। तो बीसी का वैल्यू क्या हो जाएगा? वो बीसी का वैल्यू 20 ही हो जाएगा, है ना, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी, मीटर हो जाएगा, 20 मीटर। तो एक तो हमारा बीसी का वैल्यू पता चल गया कि 20 मीटर है। अब हम क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे tan 60 डिग्री, है ना। अब tan 60 डिग्री निकालना है, तो tan 60 का वैल्यू क्या होगा? tan 60 का वैल्यू होगा लंब बटा आधार, यानी कि AB/BC, ठीक है। और tan 60 का वैल्यू आपको पता है √3 होता है, ठीक है ना। AB का वैल्यू क्या दिया? देखो, AB, हम AB को लिख सकते हैं H+20, है ना जी, H+20, क्योंकि AD को मैंने H माना। हमको मीनार की ऊंचाई निकालनी है, यानी कि H निकालना है, मीनार की ऊंचाई। तो AB को मैं लिख सकता हूँ AD+DB, और AD को हम H लिख सकते हैं, और DB को 20 लिख सकते हैं। और BC हमारा कितना आ गया? 20 आ गया। तो इसको हल करते हैं, क्रॉस गुना करते हैं, तो क्या हो जाएगा? H+20, और इधर क्या हो जाएगा? 20√3, ठीक है ना जी। तो H बराबर क्या लिखेंगे? 20√3 - 20। अब 20 को हमारा 20 ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए,
कॉमन ले लिए तो क्या बचा, हमारे यहाँ पे 1 बचा। देखो यहाँ पे इतना मीटर आ गया, ठीक है। आप इतने ही लिखना काफी है, ठीक है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में इतने ही सवाल में आंसर देता है, तो आप इतने बना दीजिएगा। आप अगर चाहते हैं तो √3 का वैल्यू बैठा के घटा करके 20 से गुना कर दो, वो भी आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। 20√3 - 1, ठीक है। ओके, चलिए तो अगला सवाल देखते हैं ना। आगे सवाल यहाँ पे है क्या, देखो सवाल हमारा आ गया किससे, निर्देशांक ज्यामिति से आ गया कि बिंदु -3, 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है ना। ये बिंदु दे दिया है और किस अनुपात में विभाजित करता हमको पता नहीं, और वो निकालना हमको, ठीक है ना। चलिए जी, यानी कि समझ में आ रहा ना, ये बिंदु दे दिया गया और किस अनुपात में विभाजित करता है वो नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। वही हमको निकालना, अनुपात निकालना, किस अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए बनाइए इसको फटाफट, कलम कॉपी निकालिए और बनाने की कोशिश कीजिए इसको, है ना। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है इसको बनाना, बहुत आसान है। मैंने आपको बताया था इसको कैसे बनाएंगे। जैसे देखो मैंने एक डायग्राम बनाना है, पहले पहले एक डायग्राम मैं बना लेता हूँ। इसको मैं नाम देता हूँ, ठीक है, A B नाम का डायग्राम यहाँ पर नाम दे दिया, और एक बिंदु P है ना। तो देखो ए का वैल्यू दिया -3 और 10, इसको पहले समझ लीजिए तो सवाल हल्का हो जाएगा, ठीक है ना। और बी का वैल्यू दिया 6 से -8, ठीक है, ये दे दिया। और जो पी है ना, ये जो है ना बिंदु, यही बिंदु विभाजित करता है, ये पी वाला जो बिंदु है -1 और 6, यही बिंदु जो है विभाजित करता है। तो ये वाला जो कितना बन रहा, यानी कि ये वाला निकालना है और ये वाला निकालना है, इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो पता क्या करना पड़ेगा, इसको 1 मान लीजिएगा, ठीक है, और इसको यहाँ पे के मान लीजिए, के कुछ ही मान लीजिए, यहाँ पे कुछ ही मान सकते, के या लेमडा भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। और हमको यही वैल्यू निकालना है, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा मिला हुआ सवाल है, ठीक है, मिला हुआ सवाल है। अब देखो विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र देखो, विभाजन सूत्र याद है सबको, विभाजन सूत्र देखो। तो ये हमारा क्या m1 है, ये हमारा क्या था m2 है। तो हमको m यही k का वैल्यू निकालेंगे तो ये भी निकल जाएगा, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2, ये हमारा क्या है, ये x1 y1, ये x2 y2, ठीक है ना। तो m1 x2 है ना, m1 x2 बताया था मैंने, फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1, देखो मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ तो कि आपको याद रहे, ठीक है। और m1 प्लस m2 लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, ठीक है ना। क्या रहा, 2:7 बना रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। तो अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे जी, m1 का वैल्यू क्या है, देख लो यहाँ पे m1 का वैल्यू क्या है, 1 है ना, 1 है। और x2 का वैल्यू क्या है, 6 है, तो 1 × 6 प्लस m2 का वैल्यू क्या k है, तो k लिख दिया। और x1 का वैल्यू क्या है, -3, तो -3 यहाँ पे लिख दिया। और नीचे क्या है, m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस k, है ना, 1 प्लस k लिख दिया। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे m1 1 है, y2 कितना है, y2 है -8, है ना जी, -8 हो गया। और m2 कितना डियर, m2 हमारा k है, और y1 कितना है 10, है ना, y1 कितना 10 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे m1 प्लस m2 तो 1 प्लस k। अब देखो मुझे एक बात बताओ, ये जो आपको देखने को मिल रहा ना, ये हमारा x वाला है, ये हमारा क्या है, ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है। निर्देशांक जब भी निकालते तो x से y में, तो ये हमारा पहले से दे भी दिया है कि 1:6 जो है वो किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ये कहीं ना कहीं x और y के रूप में दिया हुआ, ठीक है ना, ये x और y के रूप में दिया हुआ। मतलब ये जो है ना, इधर वाला जो है ना वो 1 के बराबर है, -1 के बराबर है, और ये वाला जो है ये 6 के बराबर है। तो किसी एक के बराबर हम कर लेते हैं, ठीक है, किसी भी एक को बराबर कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक, किसी भी एक को बराबर करते हैं। तो हम ऐसा काम करते हैं, -1 को बराबर करते हैं एक से वाला को। तो चूंकि हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, -1 = 1 × 6 प्लस k × -3 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और यही 1 प्लस k का वैल्यू है, ठीक है ना। 7 2 या 2 7, देखो कोई कोई 2 7 दे रहा और कोई कोई 7 2 दे रहा, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, 2 7 भी सही है, 2 7 होगा, ठीक है ना। अब देखो ये जो वैल्यू है ना, हम इसके बराबर करते हैं, तो इसको क्रॉस गुना करते हैं। तो क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा, वही बात होगा ना, माइनस, देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो
माइनस कर दो तो -1 और -k हो जाएगा। यहाँ पे 6 है, -3k हो जाएगा। इसको हल करो तो क्या होगा भाई, -1 और -6 यहाँ पे चल आता है, और -3k और +k। तो देखो यहाँ पे -7 = -2k, तो कट जाएगा यहाँ पे। तो k बराबर क्या हो जाएगा, 7/2। 7/2 k का वैल्यू क्या गया, 7/2 आ गया, है ना, 7/2 आ गया। तो अब यहाँ पे देखना है, क्योंकि हम अनुपात क्या माने थे, 1:k माने थे, 1:k भी मान। देखो ये जो हमारा दिया हुआ ना, ये वाला, अगर इसको 6 से बराबर करोगे, ये जो हमारा y का वैल्यू दिया हुआ 6 है ना, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 6, तो अगर इसको आप 6 से बराबर करोगे तो भी वो उतना ही आएगा, 7/2 ही आने वाला, ठीक है। और इसको मैंने किया तो वो भी उतना ही आया। तो मैंने अनुपात को क्या माना था, 1:k, तो 1:k के जगह पे क्या होगा, 7/2। तो जब 2 को 1 से क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा, 2:7, है ना, 2:7। हाँ ठीक है ना, 2:7, 7/2 आ गया के का वैल्यू। और इसका जब अनुपात में निकाले तो क्या आ गया, 2:7 आ गया। समझ में आया सवाल। तो यहाँ पे तो सब लोग कमेंट कर रहे हो, ठीक है ना। तो टेस्ट वेस्ट जब होता है तो उसमें भी जाके टेस्ट दिया करो, ठीक है। तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था, है ना। और शायद ही कोई बच्चा होगा जो मुश्किल से इसको बना पाएगा, लेकिन बहुत सा बच्चा मतलब फिसल जाता है, उसको समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। और कमेंट भी ज़्यादा करते हैं और बोलते भी ज़्यादा है। तो मैं उनसे बोलूँगा परहेज कीजिए बोलने में, और समझने की ज़्यादा कोशिश कीजिए, है ना। बातों को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या बता रहा हूँ। यानी कि ये जो है ना, ये जो विभाजन सूत्र निकालते हैं, हम जो विभाजन सूत्र निकालते हैं वो निकालते हैं किस पॉइंट को निकालते हैं, जो पॉइंट विभाजित कर रहा 2 अनुपात में, उसको यानी कि पी का वैल्यू निकालते हैं। पी का वैल्यू निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, पी का वैल्यू यहाँ पे जो है। और पी का वैल्यू पहले ही दिया हो, मतलब कि ये वाला एक्स वाला है ना जी, और ये वाई वाला है। तो ये जो एक्स है, अगर पी का वैल्यू -1 6 दे रहा, तो मतलब क्या समझे, ये जो -1 है ये एक्स के बराबर है, और 6 जो है वो वाई के बराबर है ना। अब इसको हम लोग एक दूसरे को क्या कर दिए, बराबर कर दिए, तो हमारा के का वैल्यू आ गया। के का वैल्यू आया तो हम अनुपात भी निकाल लिए। चलो ये देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसका शीर्ष दिया हुआ है। चलो फटाफट बनाओ यहाँ पे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसका शीर्ष यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, देखो हमारा तो पहले पता है ना कि x1 y1 ये कौन कौन है, 2 और 3, ठीक है। x2 y2 कितना है, -1 और एक लाइन से हम लेंगे, एक लाइन से जब भी लेंगे तो एक लाइन से लेंगे, ठीक है ना। और x3 और y3 ये कितना है, 2 - 4, ठीक है ना, ये ले लिया मैंने। तो अब जानते हैं हम लोग, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला पता है तुम लोग को। हाँ क्लियर दिख रहा कि नहीं दिख रहा। हम्म बहुत ही आसान सवाल है, बनाइए इसको। सवाल आता है ना 5 नंबर में सवाल आता है, तो क्या होता है 1/2। देखो क्या होता है फॉर्मूला, 1 2 3 है ना, 1 2 3, 2 3 1, 2 3 1, 3 1 2, 3 1 2। देखो ये वाला आपको अगर सीरीज याद रहेगा तो आप आराम से बना पाओगे। देखो 1/2। अब ये मैंने फॉर्मूला लिख लेने के बाद आपको यहाँ पे इसको सेट करना है। x1 कितना है बाबू, 2 है, इसको सेट सहज करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। y2 कितना है, देखो y2 हमारा 0 है ना, और y3 कितना है, -4। और यहाँ भी देखो फॉर्मूला में -4 है, यहाँ भी -4, तो माइनस माइनस क्या कर देंगे, +4 कर देंगे, ठीक है ना। x2 कितना है बाबू, -1, क्या है, -1, ठीक है। और y3 -y1 है ना, तो y3 कितना है, -4 है, और y1 कितना है, 3 है, यानी कि -3। अब देखो x3, तो x3 कितना है, 2 है, y1 कितना है, y1 3 है, और y2 0 है। कितना आ रहा है अनुपात, बहुत इजी। तो बहुत इजी बोलने से अच्छा कि आप रिवीजन करो और बना करके बताइए इसका आंसर, है ना, बोलने की जरूरत नहीं, बनाना है। देखो कितना हो जाएगा, 2 × 4, ये कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस -1 हो जाएगा, और 4 3 कितना हो जाएगा, 7, यानी कि -7। मैथ जो भी हो, इजी हो चाहे जो भी हो, उसको रिवीजन करना जरूरी है। रिवीजन नहीं करेंगे तो हल्का हल्का मैथ भी गलती हो जाता है, जोड़ घटाव भी गलत हो जाता है, ठीक है, जब रिवीजन नहीं करोगे तो। 4 दूना 8, माइनस माइनस प्लस 7 एकम 7, और 3 दूना 6, है ना जी। तो यहाँ पे कितना आ गया जी, 8 6 14, 14, और 7 कितना हो गया, 21/2। ये हमारा आंसर आ गया, 21/2।
आया सबको आंसर? वेरी गुड। तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए ला रहा हूँ, तो आप भी जो है ना एकदम मेहनत कीजिए और मेहनत से आइए क्लास यहाँ पे ज्वाइन कीजिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए और लाइक वाइक करते रहिए ना। मजा आ रहा समझ में आ रहा तो लाइक वाइक करते रहिए, अच्छे अच्छा लगता है तो, ठीक है ना। तो ये सवाल आपका इंपॉर्टेंट, देखो सवाल जो भी है ना बस आपको रिवीजन करने की जरूरत है। आप कभी ये खुशफहमी मत रहिएगा कि बहुत आसान है सर, बहुत आसान है, लेकिन अगर आप उसको बना लेते हैं तो वो माइंड में और सेव हो जाएगा और आसान हो जाएगा। चलिए ओके। अब देखो बोलता है क्या, विमाएं दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए, घनाभ घनाभ बनाने के लिए क्या करता है, 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। चलिए, तो दोनों सिक्कों को क्या करेंगे, पिघलाएंगे। कितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा ये बोल रहा, समझ में आ रहा ना, कितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। तो चांदी के सिक्का, सिक्का जब भी रहता है तो कैसे रहता है, किस शक्ल में रहता है, सिक्का जब भी रहता है तो बेलन के शक्ल में रहता है। कैसा रहता है, देखो बेलन के शक्ल में, सिक्का जब भी रहेगा तो बेलन के शक्ल में रहेगा, यानी कि थोड़ा सा तो उठा हुआ जरूर रहेगा, है ना जी। जो भी सिक्का होगा थोड़ा सा तो उठा हुआ जरूर ही रहेगा, ऐसा थोड़ी कि पूरा धंसा हुआ रहेगा, पूरा चिपटा। तो चिपटा भी रहेगा तो कुछ ना कुछ उठा हुआ जरूर रहेगा वो, ठीक है, ऐसी बात नहीं, कुछ ना कुछ उठा हुआ जरूर रहेगा। तो एक घनाभ है, और घनाभ को बनाने के लिए इतना जो व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, ठीक है ना, ये बात करना है। समझ में आ रहा है सवाल? चलिए, तो इसको बनाइए आप लोग और हम भी यहाँ पे बना के बताते हैं। कॉपी कलम निकाल लीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। और जो बंदे बाद में देख रहे हैं तो चाहे तो आप वीडियो को फास्ट कर सकते हैं जी, है ना। वीडियो को फास्ट करके देखेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा ही समझ में आएगा। सर राइट के जैसा रहता है क्या, किसके जैसा रहता है? घनाभ को बनाने के लिए बोला जा रहा है कितना चांदी का सिक्का पिघलाना पड़ेगा, यानी कि संख्या निकालता, दोनों का आयतन निकाल लो, दोनों का आयतन निकाल के डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो पहले हम घनाभ का आयतन निकालते हैं, ठीक है। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। बहुत डरते हो निकालने से तुम लोग। तो देखो लंबाई कितना दिया हुआ है, 5.5 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ये 10 सेंटीमीटर है, 3.5। आप गुना करते हैं, यहाँ पे सबको क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो सबको गुना कर देंगे, 5.5 को गुना कर देंगे सबको, 5.5 गुना कर देंगे 3.5 से, और फिर इसको गुना करेंगे कितना से, 10 से। तो हमारा आ जाएगा 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया घना क्यूब, सॉरी क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ये घनाभ का क्या गया, घनाभ का ये आ गया आयतन आ गया, ठीक है। घनाभ का आ गया क्या, आयतन आ गया। अब क्या करना है, अब हमको निकालना है चांदी के सिक्कों को। तो सिक्का कैसा है, सिक्का बेलन की तरह, है ना। तथा यहाँ पे करेंगे चांदी के सिक्के का व्यास, कितना दिया व्यास, तो व्यास दिया 1.75 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर दिया हुआ। इसको हमको क्या करना पड़ेगा, त्रिज्या बनाने के लिए 1.75/2 से करना पड़ेगा डिवाइड, है ना, आधा करना पड़ेगा तब ना बनेगा त्रिज्या, आधा बन कर दिया, मतलब ऐसे लिख दो तो रहने देते हैं। अब देखो ये मोटाई मतलब क्या समझे, ऊंचाई, सिक्का अगर मोटाई मतलब है तो मतलब ऊंचाई है। तो यहाँ पे मतलब ऊंचाई दे दिया कितना, 2 मिलीमीटर, मिलीमीटर दिया है। तो मिलीमीटर को हमको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, 2 को करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे, कितना से करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 0.2 सेंटीमीटर आ गया। अब निकालते हैं आयतन, आयतन किसका आयतन, सिक्का का आयतन निकालेंगे। तो सिक्का कैसा, बेलन है, और बेलन का आयतन क्या था, πr²h, यानी कि पाई का वैल्यू बैठा लो 22/7, और आर का वैल्यू कितना है 1.752 इंटू 1.75/2, ठीक है ना। और एच का वैल्यू कितना है 0.2। इसको हम लोग यहाँ पे काट पीट करके यहाँ पे क्या करेंगे, बना देंगे। देखो जी पॉइंट काट दिया, यहाँ पे मैं लिख दिया 0, ठीक है ना। आप 2 से यहाँ काट दो इसको, इसको भी आप काट सकते हैं। देखो पॉइंट काटो और नीचे कितना लिखा जाएगा, 100 लिखा जाएगा ना, नीचे लिखा जाएगा 100, पॉइंट कटेगा यहाँ भी लिखा जाएगा नीचे में 100।
7 से देखिए कटता है। अच्छा पहले 2 से काट लेते, देखो 2, ये जो 2 है ना यहाँ पे 2 से काट रहे, 11 दूना 22, 7 से देखिए कटता है, तो आपको 175 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 25 सत्ते 175, 25 से काटेंगे तो 25 सत्ते 175। अब क्या क्या बच गया है भाई, तो देखो क्या क्या बच गया। ऊपर में बचा 11 गुना 25 गुना 175, इतना बच गया, ठीक है ना। और नीचे क्या क्या बचा है, नीचे 100 गुना 100, नीचे 100 100 दिख रहा, गुना 10 बच रहा, ठीक है ना। अब सबको गुना कर दो जी, थोड़ा सा गुना करना पड़ता है इसमें। 11 गुना 25 गुना 175 आ गया। तो यहाँ पे जब गुना करने पे आया है हमारा कितना, 48,125। और नीचे कितना है, एक पे के जीरो होगा, 2 2 4 1 5 0, 1 2 3 4 5। यानी कि इसको जब बनाएंगे तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा ना, इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा एक पे 5 जीरो से, तो पॉइंट कितना, 5 जीरो बाद पॉइंट आएगा, 5 जीरो है, 5 अंक के बाद पॉइंट, यानी कि 48,125 यहाँ पे आएगा इतना। देखो इतना हमारा आ गया, ठीक है ना। अब हमको निकालना सिक्कों की संख्या, है ना। अब सिक्कों की संख्या निकालना है, सिक्कों की संख्या। तो क्या करेंगे, जो जो घनाभ का जो आयतन था और इसका जो आयतन, जो चांदी के सिक्का का जो आयतन, उससे दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी कि 192.5 और डिवाइड कर देंगे 0.48125, इसको कर देना पड़ेगा डिवाइड। तो थोड़ा सा लेंदी टाइप का बन रहा ना थोड़ा सा, है ना। खैर 192.5 है और डिवाइड कितना से कर देंगे, 0.48125। तो कुल मिलाकर के इसको काट पीट करके देखा जाए तो 400 सिक्का बनेगा जी, ठीक है ना। डिवाइड कर लीजिएगा, 400 आ जाएगा, ठीक है ना। वेरी गुड। हाँ देखो बहुत कम स्टूडेंट इसका आंसर दे रहे हैं। अब खेला कर रहे हैं, क्या बात है, खेला हो बे, है ना जी, खेला हो बे, सुने है ना। 400 आएगा, कैलकुलेटर यूज कैलकुलेटर यूज कर लो, मतलब मोबाइल यूज कर लिया, मोबाइल से मैंने कैलकुलेटर यूज कर लिया। अब कितना यहाँ पे गुना करेंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। आपको फैक्ट से मतलब है ना, आपको ये मतलब नहीं कि हमको भाग बनाने आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है। आपको मतलब होना चाहिए कि सवाल बनना चाहिए, हमारा आंसर आना चाहिए जो तरीके से। तो इसको आप डिवाइड, अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करना शुरू कर दूँ तो काफी लॉन्ग हो टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ और आपका आंसर आ जाता है। वेरी गुड, देखो सुजीत कुमार ने पूरे तो पूरे छाप दिया, क्या बात है ना। तो ये सवाल है, तो इस अगर ये सवाल एग्जाम में आ गया ना, तो मुझे तो लगता है ना बहुत कम ही शायद स्टूडेंट हो जिसको बना पाएगा, जो पढ़ रहा अच्छे तरीके से वो पूरा बना लेगा। तो कंसेप्ट क्या हमारा, कंसेप्ट है कि दोनों का आयतन निकालना, घनाभ का आयतन निकालना है और चांदी का आयतन निकालना। अब चांदी का आयतन के लिए यहाँ पे एक चीज देखना पड़ेगा, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जो मिलीमीटर है ना इसी को चेंज करना भूल जाते हैं। अब इसको चेंज करना भूल जाते हैं और ऐसे ही बना देते हैं, तो जिसके कारण क्या, तो उसका आंसर में गड़बड़ी हो जाता है। तो आपको ना देखना पड़ेगा, सबको एक माप में लाना पड़ेगा। सेंटीमीटर है तो सबको सेंटीमीटर बदलना पड़ेगा, मिलीमीटर है तो सबको मिलीमीटर में बदलना पड़ेगा। यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज करता है, मतलब भूल जाता है, याद ही नहीं पड़ता कि मिलीमीटर है इसको सेंटीमीटर में बदलना है, ठीक है। तो ये बात आपको गौर करना, बाकी तो आपको आता ही आयतन निकालने के लिए। यहाँ पे जो भी एक कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन करने के बाद फिर आप इसका आंसर निकालो डिवाइड करने के बाद। अब अगला सवाल देखो हमारा, ये देखो सवाल हम लोग इसको पढ़े बहुत अच्छी तरीके से। चलो बताओ भाई, बताओ इसका आंसर। तो अच्छा, 52 पत्तों की अच्छी तरीके से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो प्राप्त करने की प्रक्रिया। अब वन बाय वन करके बताओ, पहले वन का आंसर बताओ कि वन का आंसर कितना होगा। बोला क्या जा रहा है, लाल रंग का बादशाह तस्वीर वाला पत्ता, बाप रे बाप, लाल रंग का बादशाह तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का बादशाह। अब देखो 52 पत्ता मैंने आपको बताया था कि 26 पीस लाल होता है और 26 पीस काला होता है ना। गुड मॉर्निंग। 26 पीस लाल और 26 पीस काला होता है लाल रंग के पत्ता में। तो अब बोला जा रहा है लाल रंग का बादशाह वाला तस्वीर वाला पत्ता, बादशाह तो बादशाह में तो तस्वीर वाला रहेगा ही रहेगा। तो लाल रंग में कितना बादशाह है, 6 बादशाह है, 3 बादशाह, 4 सॉरी 6, सॉरी 2 बादशाह। हाँ, लाल रंग का बादशाह तो 2 बादशाह होगा, लाल रंग में पत्ता में तो 4 ही, टोटल पत्ता में 4 बादशाह होता है ना। तो बोला जा रहा लाल रंग का बादशाह तस्वीर वाला पत्ता, तो लाल रंग में 2 बादशाह रहेगा और काला रंग में 2 बादशाह रहेगा। एक रहेगा लालपन का, एक रहेगा ईंट वाला। तो 2/52, तो 1/26 आ गया। वेरी गुड। अब यहाँ पे दूसरा बताइए, यहाँ पे एक फेस कार्ड हो, अर्थात, अच्छा ये यही वाला इधर आ गया। चलो, एक फेस कार्ड हो, फेस कार्ड, फेस मतलब क्या समझे, जिसमें शकल आ रहा है, फेस कार्ड उसी को बोलता है जिसमें तस्वीर बना होता है। तो आपको पता है कि पत्ता कितना पीस होता है, कौन कौन पत्ता में तस्वीर बना होता है, गुलाम,
और ये गुलाम है और बेगम है और बादशाह, यही तीनों में तस्वीर बना होता है। और ये पत्ता जो चारों में होता है एक एक पत्ता, है ना, यानी कि ईंट में भी होता है चार, ये तीनों, और लाल पान में भी होगा, काला पान में भी होगा और चीड़ी में भी होगा, ठीक है ना। तो फेस कार्ड में यानी कि जो तस्वीर वाला पत्ता होगा, चारों चारों में चारों कैटेगरी में तीनों होता है। तो चरतिया 12 पत्ता, मैंने बताया था कि 12 जो होता है वो तस्वीर वाला पत्ता होता है। तो 12/52 क्या हो जाएगा, 3 चौक 52, 13 चौक 52, 3 चौक 12, 13 चौक 52, 3/13 आ गया आंसर, है ना। 12/52 क्लियर है। रागनी कुमारी अभी तुम आए हो और बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। लास्ट में मुझे बताओगे ये टाइम मुनासिब है आपका, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लगता है छूट रहा क्या। चलो ठीक, पहले बनाते हैं, लास्ट में बताएंगे। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता बताओ भाई, ये तो वही हो गया ना, लाल रंग का, हाँ नहीं उससे कैसे हो जाएगा, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, इसका बताओ प्रायिकता क्या होगा। तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता में तो जैसे लाल रंग में ईंट भी है ना, ईंट भी है और लाल पान भी है। तो ईंट में भी 3 पत्ता है तस्वीर वाला और लाल पान में भी तस्वीर वाला पत्ता है। तो लाल रंग बोल रहा, लाल पान नहीं बोल रहा, है ना। तो टोटल 6 पत्ता हो गए, लाल रंग में 6 पत्ता तस्वीर वाला बनेगा और 6 पत्ता काला में बनेगा, तब ना 12 होगा। तो 6/52 यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। काटापीटी कर दो, 2 तिया 6, 3 3 दूना 6 कर दो, 3 दूना 6 और 26 दूना 52, 3/26 आ जाएगा। हाँ, 3/26, है ना। हाँ, टेलीग्राम पे भी चैनल है, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ। 6/52 आ गया। अब बताओ, बोलता पान का गुलाम हो, पान का गुलाम, है ना। तो पान का कितना गुलाम, एक ही गुलाम होगा ना, पान का गुलाम बोल रहा। तो पान में, अच्छा कौन पान बोल रहा भाई, कोई पता नहीं चल रहा, पान का गुलाम खाली बोल रहा। अच्छा यहाँ पे समझना पड़ेगा बात को ध्यान से, सिर्फ बोल रहा पान का गुलाम, ये नहीं बोला काला पान या लाल पान, ये नहीं बोल रहा, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ना। लाल पान या काला पान ये बात नहीं बोला जा रहा, सिर्फ बोला क्या जा रहा, पान का गुलाम बोला जा रहा। तो पान तो लाल पान भी है और काला पान भी है, तो लाल पान में भी एक गुलाम, काला पान में भी एक गुलाम, यानी कि टोटल 2 गुलाम, 2/52, है ना, यानी कि 1/26। समझ में आ रहा ना, सिर्फ बोला जा रहा पान का गुलाम, इन्हें बोला लाल पान का गुलाम। लाल पान का बोलता तो 1/52 होता, काला पान का बोलता तो 1/52 होता, लेकिन सिर्फ बोला पान का गुलाम, मतलब दोनों में पान हो गया, एक लाल पान में भी एक काला पान में। वीडियो चल रहा है, वीडियो चल, 7 बजे में नहीं आ गई अपने सर जी, 7 बजे, अच्छा 6:30 बजे या 7 बजे, 6 बजे ना, देखते हैं टाइम, अगर ऐसा होता तो 6 बजे कर देंगे, नहीं होगा तो 6 बजे। आप लोग रेडी है क्या पढ़ने के लिए। अच्छा, हुकुम का पत्ता, हुकुम मतलब क्या समझे, बादशाह, हुकुम कौन देगा, बादशाह देगा। हुकुम का पत्ता, तो हुकुम का पत्ता कितना पीस है, 4 पीस है ना टोटल कार्ड में, 4/52, इसको काटापीटी कर लो। एक ईंट का बेगम हो, लो भाई ईंट का बेगम, तो ईंट का बेगम तो एक ही पीस रहेगा ना, एक ईंट का बेगम तो एक ही पीस रहेगा, ईंट का बेगम, तो 1/52, ये हमारा प्रायिकता से सवाल था। तो ये सब सवाल तो आपको मिल जाएगा। वेरी गुड। चलिए, रुफैत, नुजहत, अंकित, मन्नू, माही, चलिए जो पहली बार आ रहे चैनल पे तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक वाइक करते रहो। तुम लोग अच्छा लग रहा तो लाइक करो, कुछ नॉलेज मिला तो लाइक करो। और आप, मैं बोलता हूँ कंफर्म बता रहा हूँ ना, आप एकदम कंटिन्यू तैयारी करो, ऑनलाइन भी पढ़ो, ऑफलाइन भी क्लास चलती तो वहां भी जाओ, लेकिन कंटिन्यू पढ़ो, एकदम बेहतर हो जाएगा। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, चलो फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा। लास्ट में हम आपसे 5 मिनट बात करेंगे। तो बोला क्या जा रहा है, एक घड़ी है ना, आपको पता है घड़ी है, घड़ी में जैसे कि ये जो मिनट वाला सुई है इसकी लंबाई दे दिया कितना, 14 सेंटीमीटर। तो यही पूरा मिनट वाला सुई घूम जाएगा तो एक वृत्त बन जाएगा, है ना जी। अगर मिनट 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 वाला सुई है पूरा चक्कर काट ले तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा त्रिज्या बन जाएगा, इसको त्रिज्या बोलेंगे, ये एक वृत्त बन जाएगा और ये हमारा त्रिज्या है। तो बोलता है 5 मिनट में, अगर घड़ी की सुई 12 पर है तो 5 मिनट में कहाँ पे जाएगा, एक पे जाएगा। तो ये क्षेत्रफल निकालना, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, मतलब सिंपल बोला जाए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना। लेकिन त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है θ/360πr²। तो यहाँ पे आर का वैल्यू तो 14 दे दिया, थीटा का वैल्यू नहीं दिया, कितना थीटा दिया हुआ है। तो चूंकि हम जानते क्या है
कि अगर मिनट वाला सुई है ना, मिनट वाला सुई 60 मिनट में घूमता है तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा, है ना जी। पूरा घूम जाएगा तो कितना डिग्री कोण बनाएगा, 360 डिग्री का कोण बना देगा। लेकिन है ना, लेकिन अगर 1 मिनट लग जाए इसको तो 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा भाई, तो 60 से कर देंगे डिवाइड, 6 छक 37 यानी कि 6 डिग्री। तो इसी तरीके से 5 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा, हमको यही तो निकालना है। तो 6 गुना 5 बोले तो 30 डिग्री का कोण बनाएगा। इसलिए हमको निकाला क्या, क्षेत्रफल निकाला, रचित क्षेत्रफल। हम यहाँ पे लिख रहे हैं शॉर्टकट में, आप बना लीजिएगा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना है, 30 है, और 360 है। पाई का वैल्यू लिख लेते हैं 22/7, और आर का वैल्यू 14 गुना 14 हो गया। ये कट जाएगा, 3 कम 3 12 3 36 हो गया। कितना 154/3 आ रहा है, वेरी गुड। चलो अब यहाँ से काट, 7 दूना 14, 2 छक 12, 3 दूना 6 और 7 दूना 14, तो 22 7 154/3, वेरी गुड। यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से सवाल आपको बनाते रहना, कंटिन्यू करना है रिवीजन, और आपका यहाँ पे सॉल्यूशन होते रहेगा, तब आपको बहुत ही आसान लगेगा। ये तो अलग ही हो गया। अब सबका कोचिंग का टाइम हम मैं देखूं तो फिर मेरी क्लास भी नहीं चल पाएगी। ये सवाल देखो, बड़ा मजेदार का सवाल आ गया। इसको निकालना क्या, सिंपल बोला जाए तो हमको बहुलक निकालना है। क्या निकालना, बहुलक निकालना, ठीक है ना। चलो अब बहुलक निकालने के लिए हमको करना क्या पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता, ठीक है ना। कोई कॉलम वॉलम बनाने की जरूरत नहीं पड़ता बहुलक निकालने के लिए। सिर्फ हमको यहाँ पे जानना पड़ेगा कौन सा वैल्यू क्या है, ये चीज हमको जानना पड़ेगा। अगर ये वैल्यू आप अगर जान गए तो फिर आपको बनाने के लिए एकदम आसान है ना, एकदम आसान से समझ में आ जाएगा कि कौन क्या है। तो बहुलक निकालना हमको, चलिए निकालते बहुलक, है ना जी। ओके देखिए यहाँ पे सवाल जो दिया गया है, इसका बहुलक आपको प्राप्त करना है। चलिए तो मैंने क्या बताया, जो जो मैंने बताया था यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। जो जो मैंने बताया था यहाँ पे निकाल, अगर सवाल कभी कभी क्या बोलता है, सवाल कभी कभी बोलता है कि माध्य माध्यक बहुलक सब निकालने के लिए बोलता है। इसमें हमको क्या क्या जरूरत पड़ता है, फॉर्मूला के हिसाब से, है ना। हमको एल की जरूरत पड़ता है, F1 की जरूरत पड़ता है, F0 की जरूरत पड़ता है, और F2 जरूरत पड़ता है, ठीक है। F1 F0 F2 की जरूरत पड़ जाता है, और हमारा I की जरूरत पड़ता है ना। I बोलो या तो फिर H बोलो, जो बोलना है बोलो, है ना। H भी बोलता है उसको, I बोलता है, ये हमको जरूरत पड़ता है। अब क्या करते हैं हम इसको, इसका वैल्यू मान करके कौन सा क्या है उसको हम पहले बता लेते हैं कि कौन क्या है। इसको पहले बताएंगे ना, हम पहले लिख लेंगे अच्छी तरीके से। आपको पूरा हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ F1 F2 F0 जो भी है ना, उसको सिर्फ लिख करके आप अगर इंडिकेट कर देते हो तो वो उतना ही काफी है, और वो जो एग्जामिनर होगा वो आपको समझ जाएगा कि बंदा चाहता क्या है, ठीक है, क्या चाहता है, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो है हमारा एल है ना, सबसे पहले जो जानेंगे यहाँ पे बहुलक वर्ग कितना है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हुआ, देखो 61 आ रहा ना, ये 61 आ रहा, यही हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 61, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे F1, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, F1 बोलेंगे। और इससे ठीक पहले वाला जो होगा इसको बोलते हैं F0, ऐसे ठीक बाद वाला होगा इसको बोलेंगे F2, ठीक है। यही बात आपको याद रखना पड़ेगा। F1 किसको बोलेंगे, जो एकदम सबसे बड़ा बारंबारता, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो, उसको बोलेंगे F1। कितना है F1, 61 है। और F0 उसके पहले वाला तो हम क्या बोलेंगे, F0 बोलेंगे, ठीक है ना। बहुलक वर्ग की मतलब ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। और F2 बोलेंगे बहुलक वर्ग की ठीक बाद की बारंबारता, ठीक है ना, ठीक बाद की बारंबारता, ठीक है ना। तो बाद में कितना 38 है। अच्छा, और एल क्या बोलते हैं, इसके जो बारंबारता का जो आया ना, ये जो वर्ग अंतराल, इसका सबसे छोटा वाला, यानी कि 60 से 80 है ना, तो निम्न सीमा क्या बनेगा, 60 बनेगा। यहाँ पे 60 हो गया, ठीक है ना, 60 हो गया। और हमारा इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना है, ऊंचाई कितना है, तो देखेंगे सर यहाँ पे 20-20 का डिफरेंट आ रहा है ना जी, 20-20 का ऊंचाई आ रहा है, यानी कि आई कितना है, 20 है। आई बोलो एच बोलो, उसी को बोलते हैं, ठीक है। अब हम निकालते हैं बहुलक बराबर है। तो बहुलक का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एल प्लस क्या फॉर्मूला है, F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2, है ना, यही है, इंटू आई या एच जो लिखना है लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे सब वैल्यू को कर लेते हैं पुट। एल कितना हमारा बाबू, एल हमारा है 60 है सर, ठीक है ना।
और F1 कितना है जी, F1 61 है, F0 कितना है 52 है, 2F1 कितना है 61 है, F0 कितना है 52 है, और F2 कितना है F2 कितना है 38 है। और इन दोनों को गुना करें कितना से 20 से, क्योंकि गुना बोल रहा है एच। हाँ ठीक है ना। अब इसको बनाओ, देखो कुछ बच्चे तो बना रहे, कुछ बच्चे एकदम बहस में लगे हुए, क्या बात है। तो इसको घटा लो, 11 में से 2 घटेगा तो 9 2 11, हमारा कितना आ गया 9 आ गया। इसको 20 से यहीं पे गुना कर देते, क्योंकि ये 20 ऊपर में ही गुना होगा, नीचे तो कटता है ना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 61 दूना गुना कर लो, तो डायरेक्ट हम बनाते, ठीक है। 2 एकम 2, 61 दूना 122, ठीक है ना। और 52 और 38, 52 38 दोनों माइनस में है, तो 8 2 10, अब 5 3 8 1 9, है ना। यानी कि 90 क्या कर दे, घटा देते दोनों में, है ना। 261 को 2 से गुना किया तो 122 आ गया जी, ठीक है ना। 2 एकम 2 2 6 12, और 52 और 38 दोनों माइनस में है, तो दोनों को जमा कर दिए, यानी कि -90 हो गया, है ना। और इसको कर देंगे घटा देंगे, तो कितना आ गया 9 3 12, यानी कि 32 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 60 प्लस 9 दूना 18, 180 बटा 32, ठीक है ना। 60 प्लस, तो 180 को क्या करेंगे, है ना, 32 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 180 को 32 से कर लो डिवाइड, 130 को डिवाइड कर लेंगे कितना 32 से, तो आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5.625। अब इसको जोड़ दो तो 65 हो जाएगा, 65.625। ये हमारा क्या हो गया, बहुलक हो गया। तो ये तरीका है बहुलक निकालने का, ठीक है ना। सबका आया आंसर, शिवदानी, खुशबू, वेरी गुड, करण, साहनी, रागनी, बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। और बाकी लोग क्या सब मुंह तक रहे हैं क्या, ओ, चलो तको तको, हाँ ज्योति, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बहुलक निकल गया। अगला सवाल देखो, ये बनाओ, ये है क्या, त्रिकोणमिति का सवाल है, प्रूफ करना है, ठीक है ना, बनाना है। तो इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है, जो जो वीडियो को लाइव के बाद देख रहे हो, इसको पॉज करके पहले इसको बना लो, सिद्ध कर लो ये प्रूफ होता है कि नहीं होता है। अगर प्रूफ होता है तो आप लोग लाइव वाले बंदे यस लिखेंगे, ठीक है ना, एकदम ईमानदारी पूर्वक, नहीं तो फिर झूठ बोले कौवा काटे वाला हाल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्लस को क्या करेंगे, करनी करेंगे, यानी कि परमयीकरण करेंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा के जहाँ पे ए दिया हुआ, चलो 1 माइनस कॉस, तो आपको पता है ये प्लस वाला जाके क्या बनता है, माइनस बनता है, ठीक है, प्लस वाला जाके माइनस बनता है। अब देखो डियर, 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस, दोनों 1 माइनस कॉस, दोनों भाई भाई, तो दोनों को बोलेंगे एक जगह, दोनों आके जमा हो जाए, दोनों क्या हो गया, जमा हो गया, है ना, लिख सकते हैं ऐसे। और देखो 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, फॉर्मूला याद है आपको, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, है ना, और ये ओवर रूट, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए जो है ऐसे रहने देता, ठीक है, स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ए दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखो जी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए, दोनों पे स्क्वायर है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों पे स्क्वायर ऐसे घेर के, ब्रैकेट के अंदर घेर के स्क्वायर चला देंगे, और 2 से क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, बन गया है ना, वाह वाह, सबसे बन गया है, ओके। तो 1 माइनस कॉस, तो 1 बाई सैन अलग अलग कर लेंगे, 1 बाई सैन ए माइनस कॉस ए बाई सैन ए, ठीक है ना, सैन ए। तो अब इसको कर लो, 1 बाई सैन क्या होता है, कौशिक होता है, कौशिक ए माइनस क्या होता है, कॉट है। देखो त्रिकोणमिति ऐसा चीज है ना, कि आप जितना रिवीजन करोगे उतना ही बन पाएगा, नहीं रिवीजन करोगे तो दिमाग से निकल जाएगा कि यार अब कैसे होगा, अब कैसे बनाए। तो ये त्रिकोणमिति पूरा पूरा फॉर्मूला पे डिपेंड है। और दूसरी बात यह है कि आप रिवीजन करते हो तभी आप त्रिकोणमिति सही से समझ पाते हो, ठीक है ना। सबसे बन गया, हाँ, तो रियल में सबसे बन गया ना, सब रियल में बना रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो ना। मतलब आपको क्या करना ना, आपको एक बोर्ड ले लेना है ना, जो एग्जाम वाला पैड होता है ना, पैड ले लेना है, एक पेन लेना, पेंसिल लेना है, जो रंग वाला पेंसिल होता है, पेन, और उसको रिवीजन करना, आपको बनाना है, जब भी मैं दूं बनाने गए, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए कॉस मस्ट बन गया। चलिए अगला सवाल देखो, अब लास्ट होगा। ओ माय गॉड, ये सवाल मस्त मस्त वाला है, ये सवाल में बंदा तो फंसता है, पक्का बंदा फंसता है। अच्छा मैं एक बार ना क्या करूंगा, सब्जेक्टिव भी टेस्ट ले सकता हूँ मैं ऑनलाइन, इस पे क्या बोलता है,
वेबसाइट पे सब्जेक्टिव भी टेस्ट ले सकता हूँ, आपको वहाँ पे बना करके फोटो अपलोड करना पड़ेगा, तो फिर वो भी देख लेंगे कभी, है ना। फिलहाल आप पहले सीख तो जाओ बनाने के लिए। चलो, ये तो टेलीग्राम पे ले लेंगे सब्जेक्टिव टेस्ट, आप मुझे बना करके मेरे पास डायरेक्ट मैसेज करोगे टेलीग्राम पे, तो समझ जाएंगे कौन कौन कितना बना रहा। देखो इसको बनाना बोलता कि एक नाव धारा के प्रतिकूल अनुकूल, अनुकूल मतलब साथ साथ 20 किलोमीटर की दूरी जाने में 2 घंटा का समय लेती है, और अगर उल्टा जाता है धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर में जाने में 2 घंटा लेते हैं। मतलब अगर धारा के साथ जा रहा तो 20 किलोमीटर पहुंच जा रहा 2 ही घंटा में, है ना। धारा के साथ साथ बह रहा है तो 2 घंटा में 20 किलोमीटर पहुंच जा रहा, और वही धारा के अगर उल्टा बहता है तो 2 घंटा तो टाइम लग जाता है, लेकिन 4 ही किलोमीटर पहुंचता है। मतलब क्या है कि धारा के साथ साथ जाइएगा तो चाल बढ़ जाता है, और अगर धारा के विपरीत जाइएगा, प्रतिकूल जाइएगा, उल्टा जाइएगा तो चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसकी शांत जल में बताइए कि धारा की चाल क्या होगा। शांत जल में धारा की चाल आपको बताना है ना। चलिए, शांत जल में बताएं धारा के चाल भी निकाल, मतलब दोनों निकालना है। शांत जल में बताएं, दो दो चीज यहाँ पे है कि नाव की चाल भी बताना है और धारा की चाल भी बताना है, दोनों बताना है। तो मुझे मानना पड़ेगा, ठीक है। माना कि, देखो लिखता हूं, माना कि नाव की चाल क्या मान लिया मैं, 1 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेता हूँ, ठीक है। और धारा की चाल मानता हूँ, धारा की चाल देखो ध्यान से यहाँ पे, नाव की चाल x किलोमीटर, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही आसान है डियर, है ना। इसको आपको बनाना पड़ेगा। चलो, नाम लेने से कुछ होगा, पहले बना के आंसर तो दे दो तुम लोग, है ना। अब देखो, अगर साथ साथ, अगर धारा के साथ साथ जाता है अनुकूल, अगर अनुकूल जाएगा ना, तो अनुकूल मतलब क्या समझे, साथ साथ, तो अनुकूल चाल क्या जाएगा, अगर साथ साथ चलती है नाव धारा के साथ तो चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तब तो स्पीड से भागेगा ना। और लेकिन अगर प्रतिकूल जाता है मतलब उल्टा जाता है ना, प्रतिकूल चाल मतलब क्या हुआ, उल्टा चाल, तो घट चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा चाल, है ना। चाल क्या हो जाएगा, कम जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये आ गया। अब हम देखो प्रश्न के अनुसार यहाँ पे करते हैं, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यहाँ पे देखो क्या बोलता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, बोलता है क्या जी, बोलता है कि धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर जाने में 2 घंटा का समय लेती है, ठीक है। धारा के अनुकूल, तो आप तो फॉर्मूला जानते हैं ना, ये फॉर्मूला समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, है ना जी। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि 20 किलोमीटर का समय लग गया, ठीक है नहीं। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, 20 किलोमीटर हमारा क्या दूरी है, और चाल क्या है, x प्लस वाई। क्यों लिखे x प्लस वाई, क्योंकि पहले बोल रहा अनुकूल, और अनुकूल वाला चाल x प्लस वाई होता है, ठीक है, x प्लस वाई। इसको जाने में 2 घंटा का समय लग गया, ठीक है, 2 घंटा का समय लग गया। अब हम इसको कर लेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस गुना कर लेंगे। तो क्रॉस गुना करोगे तो 2x प्लस वाई हो जाएगा बराबर 20, मतलब कि x प्लस वाई बराबर 10, है ना, 2 से कट जाएगा, 10 आ गया समीकरण हमारा फर्स्ट। यही चीज बनाना है, समीकरण बनाने के लिए आ गया, मतलब सवाल हल हो गया, है ना। वाह वाह वाह, बना रहे हैं। अब दूसरा बात बोलता है कि धारा के प्रतिकूल जाता है तो 4 ही किलोमीटर जाता है ना, अगर उल्टा जाता है तो हम लिखेंगे 4/x माइनस वाई, क्योंकि 4 क्या है, दूरी है, 4 क्या है, दूरी है, और दूरी बटा चाल क्या है, x माइनस वाई, क्योंकि प्रतिकूल वाला लिखना हमको है, और इसको जाने में भी 2 घंटा का समय लगता है। तो यहाँ पे जब इसको बनाएंगे तो क्रॉस गुना कर लेंगे, इसको भी क्रॉस गुना कर लेते हैं, बराबर 4। तो यहाँ पे x माइनस वाई बराबर कितना जाएगा, 2, समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट, है ना, जोड़ सेकंड से, फर्स्ट सेकंड को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो जोड़ दीजिए। तो हमारा फर्स्ट क्या था, x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2, तो ये क्या कट जाएगा, 2x बराबर 12, 2 छक 12, यानी कि x का वैल्यू कितना गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि नाव की चाल आ गया। अब हमारा x का वैल्यू, x का मान जो है समीकरण किसमें डाल दें, समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, यानी कि x प्लस वाई बराबर 10, और x का वैल्यू हमारा आ गया 6 प्लस वाई बराबर 10। ये सब सवाल पक्का एग्जाम में आता है, ठीक है ना। देखो नाव धारा वाला सवाल एकदम एक सवाल पक्का आता है बाबू, ठीक है। तो इसको जितना ज्यादा रिवीजन कर सको समझ कर लो,
है ना। जितना ज्यादा रिवीजन करना। इस देखो, रेल नाव वाला सवाल हो गया, रेलगाड़ी, एकदम पक्का एक न एक सवाल हर साल टपक जाता है। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में जो किताब में जो सवाल दिया हो ना, कम से कम उसको इतना बार बना लो, इतना बार बना लो कि अगर ऑब्जेक्टिव में भी सवाल में भी कभी आ गया तो उसको रंग दो, लेकिन ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा, 5 नंबर का सवाल आता है। ठीक है ना, तो इतना बार बना लेना है कि भूलना नहीं है। ये ज्यादा सवाल है, 3-4 ही सवाल है एनसीईआरटी में, और वही 3-4 सवाल जो है घूमते रहता है। ठीक है ना, अलग से कोई सवाल नहीं आता, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है। तो यही सब सवाल घूमते रहता है। ये हो गया एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल बना हुआ, वो भी हो गया। ठीक है, वो भी सवाल एग्जाम, एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पल है ना, वो एग्जाम्पल भी सवाल आता है एग्जाम में। ठीक है ना, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल वाला भी सवाल आता है एग्जाम में। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात है जी अमित, विराट, पंकज। चलिए अब लास्ट सवाल देखो, लास्ट आखिरी सवाल। आखिरी सवाल क्या बोलता है, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कर रहे हैं जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ये भी तो बहुत आसान है ना। तो ये आपका समांतर श्रेणी से सवाल आ गया। तो चूंकि हम क्या जानते हैं, टी एन का फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये जानते हैं, है ना। अब यहाँ पे इस बोलता क्या है, इसलिए क्या बोलता है, देखो बोलता है 11वां पद, है ना, क्या बोलता है 11वां पद, मतलब T11, 11वां पद कितना 38 है, यानी कि हम a प्लस यहाँ पे लिखेंगे n की जगह पे 11 लिखेंगे, क्योंकि ये n की जगह पे 11 लिखा गया है, n 11 माइनस 1 और d, और ये कितना किसके बराबर है, ये 38 के बराबर है। यानी कि इसको अगर हल करते हैं तो a प्लस 10d, 11 में से घटेगा 10d बराबर 38 हमारा आ गया। ये समीकरण हो गया फर्स्ट। यही तो आपको बनाने के लिए सीखना है। ये जिस दिन बनाने के लिए आ गया समीकरण, समझ लो आपको सवाल आधा आधे सवाल बन जाएगा। ठीक है ना। तथा दूसरा अगर करते हैं, क्या निकालते हैं टी, अब क्या लिखते हैं T16 बराबर a प्लस, इसको कैसे करते हैं a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, इसी फॉर्मूला में मैंने बैठाना है। ठीक है ना, n का वैल्यू 16 दिया और 16 बैठा लेंगे, ये किसके बराबर 73 के बराबर है जी। तो हमारा आगे a प्लस 15d बराबर 73, ये समीकरण सेकंड, यही तो करना है। अब समीकरण फर्स्ट को सेकंड से घटा दो, है ना, समीकरण फर्स्ट को सेकंड से करते क्या, घटा लेते हैं। चलिए समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड, चलिए तो फर्स्ट हमारा क्या है, a प्लस 10d इक्वल टू 38, सेकेंड क्या है a प्लस 15d इक्वल टू 73। अब घटाने का मतलब क्या समझे, निशान को यहाँ पे साइन इसका चेंज करना है। a प्लस में देखो माइनस कर दिए, 15 प्लस में माइनस हो गया, ये प्लस में माइनस हो गया, अगर माइनस रहता तो प्लस होता, तो माइनस 5d, और ये कितना हो गया माइनस 13 में से 8 घटेगा 8 5 13, और 6 में से 3 घटेगा 35, आ गया ना। तो कितना आ जाएगा, डी का वैल्यू माइनस माइनस काट दो, 7 5 35, यानी कि डी का वैल्यू आ गया 7, है ना। डी का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया, वेरी गुड। चलो ठीक है, डी का वैल्यू 7 आ गया। अब डी का वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रख दो, डी का मान, है ना, समीकरण फर्स्ट सेकंड जिसमें मर्जी उसमें रख लो, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट क्या है 10, अब सेकंड में भी रखोगे तो वही आंसर आने वाला बाबू, है ना, इसमें मिस्टेक मत करना। 10 और डी का वैल्यू कितना है 7 बराबर 38, तो यहाँ पे तो ए का वैल्यू माइनस में आ जाएगा, है ना। हम्म, तो ए का वैल्यू कितना आएगा 38 और माइनस 10 सत्ते 70, है ना, 10 जाएगा सब, 10 सत्ते 70 हो जाएगा, 70, तो माइनस कितना आ जाएगा 32 हो जाएगा, है ना, माइनस 32 आ गया। अब ए का वैल्यू हो गया माइनस 32, अब क्या निकालने बोल रहा है 31वां पद निकालने बोल रहा है, 31वां पद, इसलिए क्या लिखना है T31, यानी कि ए प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। अब ए का वैल्यू कितना आ गया माइनस 32 आ गया, है ना, ये कितना हो जाएगा, ये तो घट का जाएगा 30, और डी का वैल्यू कितना 7, चलो फटाफट बताओ तो यहाँ पे, तो माइनस 32 से तो गुना हो जाएगा, 7 21 210, अब दोनों को आपस में क्या कर देंगे घटा देंगे, यानी कि 178। तो तुम लोग तो बहुत फास्ट आंसर दे रहे हो जी। ठीक है, तो